करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आजकल आप लोग एक बहुत अच्छी आदत सीख लिए हो बच्चों। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर पूछते हो। आपको पता नहीं है कि ये गुण बच्चों लगभग पूरे पूरे यूट्यूब पर 5% बच्चों में भी नहीं पाया जाता है। अगर आप भी बच्चों क्वेश्चन आंसर अगर 2 मिनट पहले आकर के क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों अगर पूछते हैं, तो ये समझिए आप उन बच्चों से आपको अलग करता है जो बच्चे फालतू कमेंट्स करते हैं। तो मैं उन बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ जो बच्चे क्लास स्टार्ट होने से पहले कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और एकदम अपने पॉजिटिव कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो बच्चों हमारे काव्य खंड से है। चैप्टर नंबर 9 बच्चों। पता ही नहीं चला कि कब बच्चों हंसी मजाक में पढ़ते पढ़ते हम चैप्टर 9 में पहुंच गए। और कहते हैं इस चैप्टर का नाम है हमारी नींद। कहते हैं बच्चों, एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा और उस कहानी से आप रिलेट कर पाएंगे कि बच्चों कितना ज्यादा मतलब बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। बस इतना सुन ना, इतना समझ लीजिए। बिहार बोर्ड के आप छात्र हैं, कक्षा 10वीं क्लास में आप पढ़ते हैं और आप 2024 में या 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी सपना है कि मुझे बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है और टॉपर बनकर के अपने मम्मी के, पापा के, सर के, रिश्तेदार के और अपने समाज के सबका नाम रोशन करना है। तो बच्चों ये लड़ाई कठिन नहीं है। इस लड़ाई में चलने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। आपको फालतू के टाइम्स जो आप जहां तहां दे रहे हैं उसको समेटना पड़ेगा। आपको मोबाइल में रील्स नहीं देखना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने स्टडी को देना पड़ेगा। तब जाकर के बच्चों एक रिजल्ट बनता है। तो समझ लीजिए ये आपके लिए युद्ध है। और अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चों। आ जाइए हमारे इन चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और आपके मन में अब सवाल आएगा महोदय कि ये चैप्टर का जो नोट्स है वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो जो भी नए छात्र हैं, पुराने बच्चे तो जानते हैं, नए छात्र जो भी हैं समझ लीजिए, सुन लीजिए कि ये अपना बैच है जिस बैच में हम इस क्लास को पढ़ रहे हैं। नाम है ड्रीम 450 प्लस बैच। बाकी फीस वगैरह तो बच्चे प्रचार कर देंगे कमेंट बॉक्स में। ये नंबर है। नोट्स लेना, देखो पढ़ाई के बाद नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उसका नोट्स जरूर रखिए पास में, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पर हमारा एप्लीकेशन है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से दिशा ऑनलाइन क्लासेस और वहीं पर जाकर के कोर्स परचेज कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से पिछले क्लास को भी पढ़िएगा और नोट्स भी पढ़िएगा। आइए एक मोटिवेशन सुनाते हैं बहुत प्यारा सा। और आज का मोटिवेशन है मेरे बच्चे, आज एक मोटिवेशन है आपके लिए। कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को पढ़ने की आदत है वो अपने जीवन में कभी भी अकेले नहीं रह सकते। तो अगर आप भी बच्चों फील कर रहे हैं कि आप अकेले हो, बहुत ज्यादा लॉनलीनेस फील कर रहे हो, बहुत अलोन फील कर रहे हो, तो मेरे बच्चे याद रखना कि पढ़ाई ही वह पढ़ाव है जो आपको मंजिल तक पहुंचाती है। तो लाइफ में एक चीज कभी मत भूलना बच्चों, वो है क्या, हमारी पढ़ाई, स्टडी। बच्चों हमारी जो स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहा जाता है स्टडी लाइक अ वेपन बच्चों, वेपन टू किल योर पुअरनेस। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो पढ़ाई है वो एक हथियार है और इसी से आप अपनी गरीबी को, आप अपने वीकनेस को मार सकते हैं। इसी के सहारे आप अपने आप को एक ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकते हैं, अपने सर को समाज में ऊंचा कर सकते हैं। तो बच्चों आइए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सभी इस क्लास को शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर स्टेटस लगाएंगे। सभी बच्चे स्टेटस लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ सभी बच्चे। आइए बच्चों, ठीक है। हाँ सब लोग, और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। लाइक होने से लगता है कि हाँ परिवार बहुत अच्छा है और एक मजबूत स्थिति में है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला था कि एक बार एक पथिक जो है, पथिक समझते हैं, एक राही जो रास्ते में चलता है वो बहुत थक जाता है चलते चलते। तो उसे बच्चों रास्ते में 4 बुढ़िया मिलती है। कितनी बुढ़िया बताओ? उसे 4 बुढ़िया मिलती है। एक
2 और ये है बच्चों 3, ये है 3 और प्यारे बच्चों ये है 4। तो एक पथिक है और रास्ते में बच्चों उसे कितनी बुढ़िया मिलती है बताओ? कितनी बुढ़िया मिलती है? तो बच्चों कहते हैं रास्ते में 4 बुढ़िया मिलती है। सबके बाल बड़े बड़े कर देता हूं। 4 बुढ़िया रास्ते में मिलती है। एक बुढ़िया का नाम होता है बच्चों भूख। एक बुढ़िया का नाम, माफ कीजिएगा, एक पहली बुढ़िया का नाम है बच्चों प्यास, दूसरी बुढ़िया का नाम है बच्चों भूख, और तीसरी बुढ़िया का नाम है बच्चों नींद, और चौथी बुढ़िया का नाम है बच्चों मैं नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो जब वो पथिक बहुत थक जाता है तो उसे एक जगह 4 बुढ़िया मिलती है। तो जब 4 बुढ़िया मिलती है तो पथिक उन्हें कहता है राम राम माँ जी, राम राम। तो ये बात सुन करके ये चारों बुढ़िया आपस में लड़ने लगती है कि पथिक ने, जो पथिक है रास्ते में चलने वाला, जो पथिक है राही ने जो पथिक है उन्होंने मुझे नमस्कार किया। क्या सोचते हैं बताइए? ये चारों बुढ़िया आपस में लड़ने लगती हैं और ये सोचती हैं कि पथिक ने मुझे प्रणाम किया, मुझे प्रणाम किया, मुझे प्रणाम किया, और ये चौथी बुढ़िया ये भी कहती है कि मुझे प्रणाम किया। तो बच्चों जब चौथी बुढ़िया आपस में लड़ाई करके पथिक के पास दौड़कर आती है और कहती है कि तुमने किसे प्रणाम किया, तो पथिक कहता है कि जो सबसे बड़ा है मैंने उसे प्रणाम किया। तो फिर देखा यहां पर इन चारों बुढ़िया ने कहा हम सभी अपने आप को बड़ा मानते हैं, हम सभी अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो पथिक ने कहा कि आप लोग अपने आप को बड़ा क्यों मानते हैं? तो सबसे पहले बुढ़िया ने बोला बेटा मेरा नाम प्यास है। लोग लोग भूखे रह सकते हैं, लोग बिना सोए रह सकते हैं, लेकिन वो प्यासे नहीं रह सकते, इसलिए मैं अपने आप को सबसे बड़ी मानती हूं। तो पथिक ने कहा नहीं माँ जी, मैं खुद 5-6 दिनों से बिना कुछ पानी पिए मैं चल रहा हूं, इसलिए आप बड़ी नहीं हो सकती, आप बड़ी नहीं हो सकती, आप बड़ी नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों क्या पहली बुढ़िया को पथिक ने बड़ा माना? नहीं सर, प्यास इस दुनिया में बड़ा नहीं है। फिर बच्चों दूसरी बुढ़िया से पूछा गया कि माँ जी आप बताइए आप अपने आप को सबसे बड़ी क्यों मानती हैं? तो दूसरी बुढ़िया ने कहा कि बेटा लोग कुछ भी कर ले, कितना भी काम कर ले, मेरा नाम भूख है, और इंसान इस भूख के लिए झूठ भी बोलता है, इस भूख के लिए लोगों की जान भी ले सकता है। ठीक है, मैं इस दुनिया में सबसे बड़ी हूं, इस पापी पेट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, मैं सबसे बड़ी हूं। तो पथिक ने कहा माँ जी शायद आप भी गलत हैं, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से मैं भूखा रास्ते में चल रहा हूं, तो आप भी बड़ी नहीं हैं, तो मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया। तो क्या पथिक ने भूख को प्रणाम किया था? नहीं महोदय, नहीं। अब तीसरी बुढ़िया से पूछा कि माँ आप अपने आप को बड़ी क्यों मानती हैं? तो तीसरी बुढ़िया ने कहा बेटा इंसान कई दिनों तक बिना खाए रह सकता है, बिना पानी पिए रह सकता है, लेकिन इंसान बिना सोए नहीं रह सकता है, उसे सोना ही पड़ता है। तो पथिक ने कहा कि माँ जी आपने तो कुछ लोगों को ऐसे सुलाया है जिसको पता ही नहीं है कि जीवन में क्या करना है, और मैं खुद पिछले 7-8 दिनों से बिना सोए रास्ते में चल रहा हूं। तो माँ जी ये भी आपका भ्रम है, आप भी दुनिया में सबसे बड़ी नहीं है, तो मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया है। अब बच्चों सोचिए उस चौथी बुढ़िया का नाम क्या होगा? जल्दी से स्पीड में बताओ उस चौथी बुढ़िया का नाम क्या होगा बच्चों? तो कहते महोदय उस चौथी बुढ़िया का नाम क्या था? एक बच्चे ने लिखा है सर उस चौथी बुढ़िया का नाम क्या हो सकता है बताओ? स्पीड में सभी लोग बताएंगे महोदय। जल्दी से। एक बच्चे ने कहा है सर चौथी बुढ़िया का नाम हवा था। एक बच्चा कह रहा है सर चौथी बुढ़िया का नाम प्यास था। चौथी बुढ़िया का नाम किताब था। चौथी बुढ़िया का नाम ज्ञान था। बताओ बच्चों, शिक्षा था सर। सब लोग अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे चौथी बुढ़िया का नाम आशा था बच्चों, आशा। ठीक है, उम्मीद, आशा, उम्मीद, हौसला, ये चौथी बुढ़िया का नाम आशा था। बुढ़िया बहुत डरती हुई बुढ़िया ने बोला कि बेटा मेरा नाम आशा है, और जब लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो मैं एक उसके लिए आशा बन करके आती हूँ, एक उम्मीद बन करके आता हूँ।
और इंसान फिर से जीवन में उठकर खड़ा हो जाता है और जीवन में कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं अपने आप को होप बच्चों सबसे बड़ी मानती हूँ। और इतना सुनते हुए पथिक जो था इसके कदमों में गिर गया और कही, माँ सच में मैंने आपको ही प्रणाम किया था, आप धन्य हैं। मैं भूखे प्यासे बिना सोए बस एक आशा लेकर के, एक हौप लेकर के, एक उम्मीद लेकर के मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। तो बच्चों दुनिया में सबसे बड़ी है आशा। तो आप खुद से उम्मीद रखिए, खुद से आशा रखिए, मेरे ऊपर और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हम और आप दोनों मिलकर के मंजिल तक पहुंचेंगे। प्यारे बच्चों इस बात का आप हमेशा प्यारे बच्चों अपने दिल में जगह बना लीजिए, एक आशा रखिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत टाइम बर्बाद किया आप लोगों का, सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। आइए, तो हमारा जो हम लोग जो पढ़ते हैं बच्चों, आपको पता है हम हर बार बताते हैं कि हमारे बुक में कितने खंड हैं। हमारे गोधोली बुक में 2 खंड हैं। पहले खंड का नाम मैंने आपको बताया था कि पहले को हम लोग गद्य खंड कहते हैं, जो बहुत इजी है। श्रम विभाजन जाति प्रथा से शुरू करेंगे, शिक्षा और संस्कृति तक। बोलोगे तो हम एक ही दिन में पढ़ा देंगे। नहीं सर, एक दिन में मत पढ़ाइएगा। और कहते हैं दूसरा है मेरे बच्चे कविता वाला पोर्शन, जिसको हम लोग काव्य खंड कहते हैं। मेरे बच्चे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो हमारा गद्य खंड है ये 12 चैप्टर का है और हमारा काव्य खंड 12 चैप्टर का है। 12 में से मेरे बच्चे आज हम लोग 9th चैप्टर को पढ़ रहे हैं। 9वां चैप्टर हमारा हो रहा है आज, ठीक है। इसके बाद आज ही 10वां चैप्टर होगा और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर हैं, ठीक है। हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका जो है मेरा वो है बच्चों, सबसे पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ते हैं और कवि परिचय पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हैं बच्चों बताइए। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग कविता के अर्थ को समझते हैं। तो कवि परिचय, उसके बाद में कविता अर्थ, उसके बाद बच्चों तीसरा क्या होता है, पहला कवि परिचय, फिर कविता अर्थ, फिर हम लोग मैंने बच्चों इसके अगर कोई एक लाइन ऐसा हो जिसके बारे में हमें लिखना है, विस्तार से व्याख्या करना है, तो वो मैं बताता हूं। और चौथे नंबर में इसके सब्जेक्टिव और प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराकर समाप्त कर देते हैं। ये है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि जो कविता हम पढ़ रहे हैं, इस कविता का थीम क्या है। जो कविता हम पढ़ रहे हैं, इस कविता का थीम क्या है, मतलब इस कविता में क्या होता है। जो कविता है बच्चों, उसका नाम है हमारी नींद। हमारी नींद बच्चों, ठीक है ना। इस कविता में मेन बात क्या है, मुख्य बात, सीधा सीधी अगर कहें देहाती भाषा में तो क्या है बच्चों। तो हम कहेंगे सर इस कविता में ये बताया गया है कि जब हम सोए रहते हैं तब भी दुनिया आगे बढ़ती रहती है। क्या लगता है आपको, जब आप सोए रहते हैं तो दुनिया रुकी रहती है या बढ़ती है। आप कहेंगे महोदय जब हम सोए रहते हैं तब भी कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जा रहा होता है। जब हम सोए रहते हैं तब किसी बच्चे का जन्म होता है। जब हम सोए रहते हैं उस समय भी कहीं पर डीजे बज रहा होता है। जब हम सोए रहते हैं उस समय भी कोई बच्चा पढ़ रहा होता है। और जब हम सोए रहते हैं उस समय भी कोई पेड़ बढ़ रहा होता है। और जब हम सोए रहते हैं उस समय भी कोई फल पक रहा होता है। यानी बच्चों इस कविता में बस ये बताया गया है कि जब इंसान नींद में होता है, जब इंसान नींद में होता है उस समय भी दुनिया के और वस्तुएं गतिमान होती हैं, है ना। जब हम नींद में रहते हैं तो उस समय अन्य वस्तुएं क्या होती हैं बच्चों, बताओ। अन्य वस्तुएं क्या होती हैं, गतिमान होती हैं। अन्य वस्तुओं में प्यारे बच्चों हलचल होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सो जाएंगे तो दुनिया रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। पर बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मेरे होने से ही दुनिया है और हम नहीं तो दुनिया नहीं। तो बच्चों क्या आप कैसे व्यक्ति हैं जो इस बात को मानते हैं कि जब हम नींद में रहते हैं तो अन्य वस्तुएं गतिमान हैं। अगर आप इस बात को मानते हैं तो एक दबाएं। और जिनको लगता नहीं महोदय मैं नहीं तो कौन बे, यानी मैं नहीं तो कोई नहीं, क्या ऐसा है, मैं नहीं तो दुनिया रुक जाएगी, तो दुनिया रुक जाएगी, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं, जल्दी बताओ। मैं नहीं तो दुनिया रुक जाएगी, क्या आप दूसरे व्यक्ति हैं, बताओ ये वाला। तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये वाला कि हम नींद में होते हैं तो अन्य वस्तुएं गतिमान होती हैं, या जब मैं नहीं तो दुनिया रुक जाती है। तो मेरे बच्चों इस पर हमारा ये कविता है, बहुत ही प्यारा सा कविता है। इस कविता के कवि वीरेन डंगवाल साहब हैं। अब चलिए हम लोग कविता को शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कविता हमारा स्टार्ट हो रहा है, बहुत प्यारा सा कविता है। सबसे पहले हम लोग वीरेन डंगवाल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 3-4 पेज में हमें पढ़ना है।
तो मेरे बच्चे सबसे पहले पढ़ते हैं कहते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको याद रखिएगा आप बहुत तेजी में। ये आपके सामने कवि साहब हैं, देख लीजिए अच्छे से, कितना हंस रहे हैं देख लीजिए, हा कितना हंस रहे हैं, वीरेंद्र डंगवाल साहब हैं। कहते हैं कि प्रमुख समकालीन कवि हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा कैसे कवि, कहिएगा समकालीन कवि हैं। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947, अच्छा आजादी के टाइम जन्म हुए थे, में कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में हुआ था। मुजफ्फरनगर, सिंहासनपुर, कानपुर और बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंगवाल जी ने, है ना, इंगवाल क्यों लिखा है बच्चों, डंगवाल होना चाहिए ना, माफ कीजिएगा बच्चों, डंगवाल जी ने, डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया था। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने एमए किस विश्वविद्यालय में किया था, तो कहना बच्चों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों में डीएलएड की उपाधि प्राप्त की थी। 1971 में बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे, 1971 से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जो हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे। तो प्यारे बच्चों इस स्लाइड से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछूं? हाँ चलिए पूछते हैं। सबसे पहला कि कवि का जन्म कब हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जन्म 1947 में हुआ। दूसरा सवाल, कवि कैसे हैं, वीरेंद्र डंगवाल कैसे कवि हैं, उत्तर भेजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, समकालीन कवि हैं। दूसरा आपसे जवाब पूछा जाएगा कि बच्चों इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो कहिएगा उत्तराखंड में, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड में। फिर आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा कि मेरे बच्चों इन्होंने एमए कहां से किया था, बड़े है ना, इन्होंने एमए की पढ़ाई यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कहां से ली थी, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री, तो कहिएगा बच्चों इलाहाबाद से। अगला सवाल आएगा 1971 से ये किस विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे थे, 1971 से किस कॉलेज में पढ़ाने लगे, सॉरी बच्चों 1971 से, कहिएगा वर्ष 1971 से बरेली कॉलेज में पढ़ाने लगे, बरेली कॉलेज में। ठीक है, अगला फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बच्चों ये पत्रकारिता किस किस भाषा में कर चुके हैं, किस किस भाषा में पत्रकारिता कर चुके हैं, तो बच्चों जवाब दीजिएगा किस किस भाषा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मुझे जवाब का इंतजार है आपका, तो आपका जवाब आएगा महोदय किस किस भाषा में पत्रकारिता कर चुके हैं, तो जवाब आएगा हिंदी और प्लस में इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पत्रकारिता कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब मुझे पता है कि इस चैप्टर को ना इस स्लाइड से आप सब कुछ बता सकते हैं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। चलते हैं बच्चों अगले स्लाइड में। यस महोदय आइए, कहते हैं ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं उन्होंने इलाहाबाद में प्रकाशित अमृत प्रभात का प्रकाशन कहां से हुआ था, इलाहाबाद से। मैं कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया था। तो बच्चों अमृत प्रभात में जो इन्होंने लिखा था वो किस नाम से, अमृत प्रभात एक पत्र का नाम है बच्चों, एक पेपर, न्यूज पेपर का नाम है। उसमें जो इसकी रचना आती थी वो किस नाम से आती थी, अमृत प्रभात में इनकी रचना किस नाम से आती थी, तो बच्चों आंसर कहिएगा घूमता आईना। कहते हैं वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। बच्चों एक और पेपर है जिसका नाम है अमर उजाला, और इसमें वह उसका रोल क्या था, संपादकीय सलाहकार। पूछा जाएगा कि किस दैनिक पेपर में उन्होंने संपादकीय सलाहकार के रूप में कार्य किया है, संपादकीय सलाहकार के रूप में उन्होंने अमर उजाला में कार्य किया है। कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेंद्र डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1971 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। बच्चों उनकी जो पहली कविता संग्रह था उनका नाम बताएंगे आप सर उनकी पहली कविता संग्रह का नाम था इसी दुनिया में, और इनका प्रकाशन कब हुआ था बच्चों, प्रकाशन हुआ था महोदय 1991 में। अब इस स्लाइड से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल, अमृत प्रभात का प्रकाशन कहां से होता था, पहला सवाल, अमृत प्रभात का प्रकाशन कहां से होता था, उत्तर है इलाहाबाद से, उत्तर है इलाहाबाद से। फिर दूसरा सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि अमृत प्रभात में वीरेंद्र डंगवाल की रचना किस नाम से आती थी,
अमृत प्रभात में वीरेंद्र डंगवाल की रचना किस नाम से आती थी? आंसर होगा घूमता आईना। किस नाम से बच्चों बताओ? किस नाम से? घूमता आईना। फिर अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि किस किस दैनिक पत्र में उन्होंने संपादकीय सलाहकार के रूप में काम किया है? किस दैनिक पत्र में उन्होंने संपादकीय सलाहकार के रूप में काम किया है? संपादकीय सलाहकार किस दैनिक पत्र में? तो आंसर आएगा अमर उजाला। अमर उजाला में उन्होंने 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 संपादकीय सलाहकार के रूप में काम किया है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वीरेंद्र डंगवाल की पहली काव्य संग्रह का नाम बताएं। वीरेंद्र डंगवाल की पहली काव्य संग्रह यानी कविताओं को लिखकर अगर एक जगह रखा जाए एक किताब में, उसे काव्य संग्रह कहते हैं। वीरेंद्र डंगवाल की पहली काव्य संग्रह का नाम बताएं। तो आंसर होगा इसी दुनिया में। इसी दुनिया में। और इनका प्रकाशन कब हुआ था मेरे बच्चे? तो इनका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1991 में। वर्ष 1991 में। याद रहेगा? हाँ महोदय, बिल्कुल याद रहेगा। अब आइए चलते हैं तीसरे नंबर स्लाइड में। तीसरे में कहते हैं कवि जी कि उन्होंने कविता के समाज के है ना उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और होशियारों पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी है। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन का मूल प्रतिज्ञा है और उनकी बुनावट ठेठ देसी किस्म के खास और आम तत्सम और तद्भव क्लासिक और देशज अनुभव में संलिष्टता है। कहते हैं उनकी जो कविता होती है वो दो लोगों पर होती हैं, एक तो जो साधारण लोग हैं और एक जो होशियार लोग हैं। इनकी कविता बच्चों किनके लिए होती है बताओ? तो कहते हैं जो साधारण लोग हैं और होशियार लोग हैं, इन दोनों पर उनकी कविता होती है बच्चों। आइए बढ़ते हैं, यहां से और कुछ विशेष नहीं था पढ़ने के लिए। अगला हमारा है बच्चों, कहते हैं कि वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये बहुत बार पूछा गया है, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है? कहिएगा दुष्चक्र में सृष्टा प्राप्त हुई है। इसी दुनिया में जो पढ़ना है, इसकी पहली काव्य संग्रह का नाम था इसी दुनिया में, और इसी दुनिया पर उन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है। दो पुरस्कार, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। बहुत सारा बच्चों हम कह सकते हैं पुरस्कार मिला है। डंगवाल जी विलुप्त परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद, अरे बच्चों कहते हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नाजिम हिकमत कहाँ के कवि हैं? जल्दी बताओ। नाजिम हिकमत जो हैं वो कहाँ के कवि हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कहते हैं नाजिम हिकमत जो हैं वो तुर्की के कवि हैं। एक बार सवाल बना था, एक बार मात्र बच्चों, अभी तक में पूछा गया था। की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया है, और उनकी जो बहुत सारी कविता थी, तुर्की के जो कवि थे नाजिम हिकमत, उनकी कविताओं का हिंदी भाषा में अनुवाद किया और जो पुस्तक बनाया उसका नाम क्या रखा बताओ? पहल पुस्तिका नाम रखा, पहल पुस्तिका, भूलिएगा मत, पहल पुस्तिका। उन्होंने विश्व कविता में पाब्लो नेरुदा, बर्तोल्ट ब्रेख्त, बास्को पोपा, मिरोस्लाव होलुब, तदेउस रुजेविच आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं का भी अनुवाद किया है। तो कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदिवासी लोक कविता का अनुवाद किया है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदिवासी लोक कविता का अनुवाद किया है? लिखिएगा। आदिवासी लोक कविता का अनुवाद करने वाले कवि कौन हैं? आंसर में लिखेंगे वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल।
यहां से बच्चों 2 पुरस्कार है और बहुत ज्यादा यहां से सवाल बन सकते हैं। तो मेरा बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, वो हमेशा तेज रहता है। तो आइए बच्चों आपसे सवाल मैं पूछता हूं, बताइए बच्चों किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? और दूसरा बच्चों, दूसरा रघुवीर सहाय पुरस्कार किस रचना पर मिला है? रघुवीर सहाय पुरस्कार, रघुवीर सहाय पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो आप कहेंगे महोदय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दुष्चक्र में सृष्टा पर। किस पर मिला है? आप कहेंगे महोदय दुष्चक्र में, किसमें? आप कहेंगे दुष्चक्र में। दुष्चक्र कैसे लिखा था रे, भूल जाते हैं। अच्छा, दुष्चक्र ऐसे लिखा है, माफ कीजिएगा। कहते हैं दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा। ये है बच्चों दुष्चक्र में सृष्टा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और बच्चों अगर हम बात करें कि रघुवीर सहाय पुरस्कार कब मिला है, तो रघुवीर सहाय पुरस्कार किस पर मिला है? तो इसी दुनिया में ये इसके प्रथम काव्य हैं। ये इनके बच्चों प्रथम काव्य संग्रह हैं, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? आप लोग अपने जुबान से फटाफट बताएं कब इनका प्रकाशन हुआ था। और कहते हैं वो जो नाजिम हिकमत जो थे वो किस देश के थे? तो कहते हैं बच्चों वो देश था तुर्की। और तुर्की, इसका उन्होंने अनुवाद किया था और अनुवाद करके एक पुस्तक बनाया था। उस पुस्तक का नाम कोई बता सकते हैं? जब उन्होंने अनुवाद किया था तो उस पुस्तक का नाम क्या रखा था? तो अनुवाद करके उस पुस्तक का नाम रखा था पहल पुस्तिका। क्या नाम था? पुस्तक का नाम था पहल पुस्तिका बच्चों, पहल पुस्तिका उस पुस्तक का नाम था। ठीक है, आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, लास्ट पढ़ते हैं, इसके बाद हमारा कविता शुरू होगा। कहते हैं बच्चों, कहते हैं समसामयिकी कवि वीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन देखिए सुविधा भोगी, जो सुविधा बहुत खोजते हैं, पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, सब कुछ जो बैठे बैठे खोजते हैं। तो सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता। तो इस कविता में बताया है कि हम लोग सुविधा खोज करके सोए रहते हैं नींद में, लेकिन उसके बावजूद इस पूरी दुनिया में सब कुछ आगे बढ़ रहा है। क्या बच्चों कुछ रुका हुआ है? नहीं महोदय, सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जो कविता हम पढ़ रहे हैं, ये कविता कहां से लिया गया है बताओ? ये कविता कहां से लिया गया है मेरे बच्चे? तो ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं हमारी नींद, पहले बताओ ये हमारी नींद कविता कहां से लिया गया है? तो हमारी नींद जो कविता है मेरे बच्चे, ये लिया गया है दुष्चक्र में सृष्टा से। कहां से लिया गया है? तो कहते हैं ये कविता लिया गया है दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। और इस कविता पर कौन सा पुरस्कार मिल चुका है कवि को? पुरस्कार मिला है रघुवीर सहाय पुरस्कार। रघुवीर सहाय पुरस्कार भी मिल चुका है बच्चों, रघुवीर सहाय पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। तो आइए बच्चों, क्या हम लोग एक टेस्ट लगा लें? यस महोदय, यस महोदय, यस महोदय। हम लोग लगाते हैं जल्दी से टेस्ट, जल्दी से हम लोग लगाएंगे टेस्ट बच्चों, बहुत तेजी से लगाएंगे टेस्ट। सबसे पहले बताओ ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं है ना, हमारी नींद, इसके कवि कौन हैं? इसके कवि हैं बच्चों वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल कैसे कवि हैं? वीरेन डंगवाल कैसे कवि हैं? कैसे कवि हैं? तो बच्चों ये समकालीन हैं, समकालीन कवि हैं। मेरे बच्चे बताओ जन्म कब हुआ था,
महोदय जन्म हुआ था 1947 में। जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? गुरुजी जन्म हुआ था उत्तराखंड में। जन्म हुआ था उत्तराखंड में। बच्चों ये बताओ इन्होंने एमए की पढ़ाई कहाँ से की थी? गुरुजी एमए की पढ़ाई इलाहाबाद से की थी। और इन्होंने कहाँ पर बच्चों अध्यापन का कार्य किया? अध्यापन का कार्य कहाँ किया? गुरुजी बरेली कॉलेज में। बरेली कॉलेज में बच्चों कब से पढ़ा रहे थे? गुरुजी 1971 में। 1971 में, है ना सर? रॉन्ग है ना सर? सर दुष्चक्र में सृष्टा होगा सर रघुवीर सहाय। रघुवीर नहीं सर जी, कहां पर? हमारी नींद कविता दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अच्छा अच्छा, सॉरी बच्चों, सॉरी। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बच्चों, माफ कीजिएगा। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, माफ कीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था बच्चों, पता है किस पर? इसी दुनिया में, है ना, इसी दुनिया में, इसी दुनिया में इन्हें रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था। आरएस मतलब रघुवीर सहाय। तो माफ कीजिएगा बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अब कहते हैं बच्चों, अब कहते हैं नंबर 6। नंबर 6 है कि किस रचना के लिए रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला था? तो बच्चों इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, ये इसका प्रबंध है ना, ये इनका प्रथम, ये इनकी पहला काव्य संग्रह था। पूछा जाए बच्चों प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? प्रथम काव्य संग्रह, तो प्रथम काव्य संग्रह यही था बच्चों। पूछा जाए आपसे प्रथम काव्य संग्रह और किस रचना के लिए इन्हें, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बच्चों मिला है दुष्चक्र में, दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा। और यही बच्चों जो है, यहीं से हमारी कविता ली गई है जिसका नाम है हमारी हमारी नींद बच्चों, हमारी नींद। कहते हैं कि बच्चों इन्होंने, है ना, कहते हैं कि हमारी, है ना, अगला है, अगला है प्यारे बच्चों, अगर हम देखें कि इनका जो प्रकाशन पहली बार कब हुआ था, है ना, इसी दुनिया में जो काव्य संग्रह है इनका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसी दुनिया में काव्य संग्रह का प्रकाशन 1991 में हुआ था। 1991 में इनका प्रकाशन हुआ था, इसी दुनिया में 1991 में हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये फाइनल हो चुका है। तो क्या अब हम लोग कविता पढ़ने के लिए तैयार हैं? मेरे बच्चे जल्दी बताओ, आर यू रेडी बच्चों? यस और नो? क्या हम कविता पढ़ने के लिए तैयार हैं? बताओ, कविता पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस महोदय, यस महोदय, जल्दी से सब लोग एक बार बताओ, यस सर, यस सर। ठीक है, सब लोग तैयार हैं कविता पढ़ने के लिए। तो बच्चों अब हम लोग कविता पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी सी कविता है, छोटी सी कविता है। यस महोदय, आइए आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला कविता, है ना। मात्र 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 नहीं बच्चों, मात्र 5 स्लाइड की ये छोटी सी कविता पढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। मतलब जब हम सोए रहते हैं उस समय बच्चों पेड़ जो है ना वो कुछ इंच बढ़ जाते हैं। ये बात कितने बच्चे मानते हैं? आप सो के देखना, कद्दू का पेड़ इतना बड़ा है, कल उठ के देखोगे इतना बड़ा हो जाता है। कुछ सूत पौधे, और जो पौधा बड़े बड़े होते हैं वो कुछ सूत बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंहों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। बच्चों कहते हैं अगर कोई पेड़ है, ठीक है, ध्यान देते हैं, कहते हैं अगर कोई पेड़ है, अगर कोई पेड़ है बच्चों, जब हम सोए रहते हैं तो पेड़ में, है ना, कुछ इंच क्या बढ़ जाते हैं? बताओ, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर ये कोई पेड़ है तो ये बच्चों हमारे सोते सोते कुछ इंच बढ़ जाते हैं। अगर कोई पौधा है, अगर कोई पौधा है, अगर कोई पौधा है, बड़ा ऐसा पौधा है, तो बच्चों ये अगर इंच नहीं बढ़ पाते हैं तो कितना बढ़ते हैं बताइए? अगर ये इंच नहीं बढ़ते हैं तो ये कुछ सूत बढ़ जाते हैं। सूत मतलब थोड़ा सा, हल्का सा जरूर बढ़ते हैं। और या अगर कोई बीज अभी नया नया है, अगर मान के चलो बादाम का एक बीज है बच्चों, मान लो कि बादाम का एक बीज है, बादाम का एक बीज है मान लो, तो बच्चों अगर वो पेड़ था तो वो 1 इंच बढ़ा,
अगर पौधा था तो एक सूत बढ़ा, लेकिन अगर कोई बीज है बच्चों, अगर कोई बीज है तो बीज के ऊपर में आवरण होता है। आपको पता होगा कि कोई भी बीज ना इस तरह से छिलके से ढका होता है, और कहते हैं कि उसका जो कोमल सिंह है इस तरह से फूट करके ऐसे निकल जाता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो कहते हैं जब हम सोए रहते हैं, अगर कोई पेड़ है तो वो कुछ इंच बढ़ जाता है, अगर कोई पौधा है, अगर कोई पौधा है तो वो कोई सूत है ना, कुछ सूत बढ़ जाता है, और अगर कोई बच्चों बीज है, अगर कोई बीज है तो उससे वो फूट करके निकल जाता है, थोड़ा सा बच्चों फूट करके वो बाहर निकल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। कोमल सिंहों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से, कहते हैं ये जो आप इसको अंकुर निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, अंकुर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग अंकुर कहते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं अंकुर बच्चों, अंकुर। ठीक है, तो ये अंकुरित हो जाता है, इससे थोड़ा सा कुछ निकल जाता है। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव में 3 सवाल पूछे जाएंगे, क्या आपको तीनों याद हो गए? हाँ सर। जब हम सोए रहते हैं तो जो पेड़ है वो कुछ इंच बढ़ जाते हैं, और जो पौधे हैं वो कुछ सूत बढ़ जाते हैं, और जो बीज हैं उसमें अंकुर निकल जाते हैं। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गया? एक बार यस लिख कर भेजो। यस महोदय, यस महोदय, यस महोदय। पढ़ते हैं बच्चों, लिखा गया है, कवि कहते हैं कि मनुष्य सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है, लेकिन प्रकृति विकास क्रम अनवरत जारी रहता है। प्रकृति में कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है। हमारे नींद के दौरान कुछ इंच पेड़, कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं, बीज अंकुरित होकर अपनी कपोलों को धकेलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों कितने लोग हैं जो इसको समझ गए? महोदय, यस महोदय, समझ गए कि भैया तुम सूते रहो पर दुनिया सुत्ती नहीं है, दुनिया सोई नहीं रहती, दुनिया में कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ, कहते हैं अगला कहते हैं हम जब सोए रहते हैं एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। बच्चों पता होगा बहुत लोगों को कि मक्खी का जीवन जो है वो 24 घंटे का होता है। तो जब हम सोए रहते हैं तो ना जाने कितनी मक्खियां मर जाती हैं उस सोने में, जिन जीवित होती हैं और मर भी जाती हैं। कहते हैं कई शिशु पैदा हुए और उनमें से तो कई तो मर भी गए या मारे भी गए। तो जब हम सोए होते हैं बहुत सारी मक्खियां पैदा भी होती हैं और तुरंत मर जाती हैं। जब हम सोए रहते हैं तो पूरी दुनिया में कई शिशु पैदा होते हैं। आप सोच के देखो रात भर में कितने बच्चे पैदा हुए होंगे जब हम सो जाते हैं 8 घंटे के लिए। तो कई बच्चे पैदा होते हैं और कुछ बच्चे हॉस्पिटल में मर भी जाते हैं। दंगे होते हैं, आग जननी हो जाती है, बमबारी हो जाती है जब हम सोए रहते हैं। तो बोलो बच्चों ऐसा होता है या नहीं होता है? यस सर। हम सोए रहते हैं, सुबह टीवी चालू करते हैं, आज की ताजा खबर, आज कश्मीर में पाकिस्तानी के है ना, पाकिस्तानी आर्मी ने बम फेंक दिया, आज की ताजा खबर, आज यहां दंगा हो गया, आज यहां आग जननी मतलब आग लगा दिया गया। तो बच्चों बोलो ये सब होता है या नहीं होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। कहते हैं हमारे नींद के दौरान किसका जीवन चक्र पूरा होता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे नींद के दौरान किसका जीवन चक्र पूरा होता है, किसका जीवन क्रम पूरा होता है? तो कहिएगा बच्चों मक्खी का। कई शिशु पैदा भी लेते हैं जब हम सोए रहते हैं और कई उनमें मर भी जाते हैं। बहुत जगह आग जननी होती है, दंगे होते हैं, बमबारी होती है। तो कवि एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों के जीवन की दशा के विषय में कहता है कि उनके बच्चे दीनता के कारण या तो मर गए अथवा अत्याचारियों के कोपों के शिकार हो गए, जो दंगा, आगजनी और बमबारी में मारे गए। तो ये बता रहे हैं कि जब हम सोए रहते हैं तो दुनिया के बाहर भी कुछ होता है। आप समझ गए तो यस और नो लिखें। हाँ, तो ये मत सोचिए कि हम सोए हैं तो दुनिया सोई है, दुनिया कंटिन्यूसली चल रही है, चल रही है, चल रही है। समझ गए? यस महोदय। अब आगे कवि क्या कहना चाहते हैं? आगे कवि कहते हैं कि गरीब बस्तियों में भी, कहते हैं कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर और टिंकू जिया बजा करके।
कहना चाहते हैं, अब यहां से कभी ट्रैक चेंज कर रहे हैं और कभी कहना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो लोग भी देवी माँ का जागरण बहुत ही ज्यादा धमाके के साथ लाउड स्पीकर लगा के, टिंकू जिया पल पल ना माने टिंकू जिया किसके का मंजन घसी है पिया। तो बच्चों कहते हैं कि गरीब लोग जो हैं वो देवी जागरण बहुत धूमधाम से करते हैं। कभी यहां कहना चाहते हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर होकर के भी अपने जीवन का सुख नहीं ले सकते, हमेशा पैसा हाई पैसा करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग गरीब होने के बावजूद भी अपने यहाँ पर धमाके से देवी जागरण करते हैं। यहां से कवि का ट्रैक चेंज हो रहा है। तो पुनः कवि कहते हैं कि जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग जो केवल किसी तरह से अपना पेट का आग शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते, वहां भी विलासी लोग देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजाकर ठगने का कार्य करते हैं। लो भाई साहब, यहां पर भी जो है वो जो लोग दुकान लगाते हैं, वहां पर जो लोग ठगने का काम करते हैं, यहां पर भी बड़े लोगों के बारे में कहा गया है। यहां पर भी जो बड़े लोग हैं उनके बारे में कहा गया है कि जहां पर गरीब लोग रहते हैं वहां पर भी अमीर लोग जाकर के, जहां गरीब लोग रहते हैं वहां पर भी अमीर लोग जाकर के मेला लगाते हैं और उनका सब पैसा वैसा हंसोत लेते हैं। ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि याने साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। कहते हैं कि कहने का अर्थ है कि साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। जो अत्याचारी हैं, यहां अत्याचारी किसे कहा गया है बताइए? यहां अत्याचारी अमीर लोगों को कहा गया है। किसे कहा गया है बच्चों? यहां अत्याचारी अमीर लोगों को कहा गया है। कहते हैं यानी साधन तो जुटा लिए हैं बहुत अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे। कहते हैं बच्चों ये जो हमारा जीवन है, क्या ये जीवन रुकने वाला है? चाहे आप गरीब रहें चाहे अमीर रहें, चाहे आप मुकेश अंबानी हो, चाहे आप बच्चों नीरव मोदी हो, कोई भी हो, बताइए क्या हमारा जीवन रुकता है? तो कहते हैं यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे हमारी नींद के बावजूद। यानी कहने का अर्थ है बच्चों आप कुछ भी कर लीजिए, आप जब सोए रहते हैं तो आपका जीवन आगे बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तभी कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते हैं। उनका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बच्चों ये जीवन जो है जीवन भी बढ़ रहा है। यानी यहां पर जो है अन्याय करने वाले उन लोगों को कहा गया है जो गरीबों से ठगते हैं, गरीबों को डरा धमका कर पैसा वसूलते हैं, या गरीबों को लाचार, गरीबी से मतलब आप कह सकते हैं कि खून मतलब पैसा खींचते हैं। वो लोग भी जब सोए रहते हैं तो दुनिया आगे बढ़ती है और एक दिन उनका भी जीवन समाप्त हो जाएगा। कवि यही कहना चाह रहे हैं। आगे लिखा है बच्चों, नींद के दौरान आगे लिखा गया है, छोटी सी बात है। कहते हैं और लोग भी हैं, कई लोग हैं। कहते हैं लोग भी हैं और एक दो नहीं कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कुछ लोग अभी भी ऐसा हैं जो कहते हैं ना ना ना, हम जब सोए रहते हैं तो दुनिया आगे नहीं बढ़ती है। कहते हैं कि लोग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी भूले नहीं करना इनकार साफ और मजबूत इनकार। अभी भी वो मतलब इनकार करते हैं, ना 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 दुनिया आगे नहीं बढ़ती है और हम हमेशा के लिए यही धरती पर रहने वाले हैं। तो बच्चों जो लोग ठगी करते हैं, जो लोग मतलब पैसा लोगों से ठग लेते हैं, क्या वो हमेशा के लिए इस धरती पर रहने वाले हैं? बताओ, क्या वो हमेशा इस धरती पर रहने वाले हैं? नहीं सर। उन्हें पता होना चाहिए कि समय बदल रहा है, रोज दुनिया आगे बढ़ रही है
और एक दिन बच्चों जो इंसान इस धरती पर है वो भी इस धरती से जाएगा, इस बात का उन्हें पता होना चाहिए। तो कहते हैं बच्चों, कहते हैं कवि कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, सोए हैं तो सोए रहते हैं, है ना। तो चाहते तो जनता अत्याचारियों के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। तो कहते हैं प्यारे बच्चों कि आज भी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों अपना सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं कि हम कैसे अमीर हो जाएं, हमारे पास कैसी अच्छी अच्छी गाड़ियां हो जाएं, चाहे लोग कुछ भी कर लें। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कविता समाप्त हुआ। इस कविता से आपको यही सीखने को मिला होगा कि बस जो नींद है, नींद के दौरान भी हमारा जीवन बढ़ता है और हमें इस चीज को समझना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग बच्चों जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर कुछ लोग बहुत कम पैसा के साथ भी खुश रहते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर जो और अमीर बनना चाहते हैं और लोगों को चूसना चाहते हैं, और उसके बावजूद उन्हें लगता है कि ये जो है बच्चों समय जो नहीं बढ़ रहा है और वो इस धरती पर हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग अब क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हैं? एक बार जल्दी बताओ कि यस महोदय, यस महोदय, हम इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। इसके बाद वाला जो कविता है वो है ना, उस कविता में आपको सिर्फ हंसी आएगी। इसके बाद वाली कविता को आप बहुत हंसेंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत हंसेंगे, ठीक है। जो क्लास 9 बजे होने वाली है उसमें आप बहुत हंसने वाले हैं। ठीक है, आइए बच्चों, कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि मक्खी के जीवन चक्र द्वारा, इसमें आप देखेंगे इस कविता में आप पढ़े होंगे एक मक्खी के बारे में चर्चा है बच्चों, एक मक्खी के बारे में चर्चा है। कहते हैं कि मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? क्यों कवि ने मक्खी के जीवन को इस बीच में घसीटा है? क्यों कवि ने इस कविता में मक्खी का जिक्र किया है? तो बच्चों कवि ने क्यों जिक्र किया है आइए देखते हैं। कहते हैं कवि मक्खी के जीवन का उल्लेख करके हमें बताना चाहते हैं कि कुछ जीवों का जीवन काल कितना छोटा होता है, फिर भी वे जीव जन्म लेकर हंसी खुशी मर जाते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन इतना लंबा होने के बावजूद भी मनुष्य और जीने की इच्छा रखता है। तो प्यारे बच्चों मक्खी का क्यों उल्लेख किया गया है, क्या आप समझ गए? हाँ सर समझ गए। समझ गए कि मक्खी जिसका जीवन कितना छोटा होता है, वो जन्म लेते हैं और हंसी खुशी मर जाते हैं, पर एक इंसान है जिसका जीवन 60-70 साल के होने के बावजूद भी इंसान बच्चों और जीने की इच्छा रखता है, और वो आराम चाहता है, और वो सोना चाहता है, और वो नींद में रहना चाहता है। ठीक है, तो क्या आप इसका आंसर लिख देंगे बच्चों, यस और नो, कि क्यों कवि ने यहाँ पर मक्खी के बारे में चर्चा किया है? कि मक्खी का छोटा सा जीवन है, वो जन्म लेकर के हंसी खुशी मर जाता है, पर इंसान बच्चों और जीना चाहता है, इसलिए मक्खी के जीवन के बारे में यहाँ चर्चा है। कहते हैं कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? आखिर क्यों बच्चों कवि को गरीब बस्तियों के बारे में बोलना पड़ा? तो यहां कहते हैं कि कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख करके हमें बताना चाहते हैं कि कुछ लोग गरीब होने के बावजूद भी अपने जीवन का आनंद लेते हैं, तो कुछ लोग धनी होने के बावजूद भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए बच्चों कहते हैं गरीब बस्तियों में भी होता है धमाके से देवी जागरण। ठीक है, तो यहां पर गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों किया गया है बच्चों, बता सकते हैं आप? हाँ सर बता सकते हैं कि कुछ लोग इस धरती पर हैं जो गरीब होने के बावजूद भी हंसी खुशी जीते हैं, पर कुछ लोग बहुत पैसा होने के बावजूद भी उनको देखेंगे भैया तो लगता है मरा हुआ शरीर है इनका। ठीक है, हो जाएगा? तो बताओ यस और नो। यस महोदय, यस महोदय लिख कर भेजो कि हाँ सर बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो अगला हमारे पास आता है सवाल बच्चों, तीसरा नंबर, कवि किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है? आखिर कवि किन अत्याचारों के बारे में कहना चाहता है? तो कहते हैं बच्चों कि कवि वैसे व्यक्ति को अत्याचारी कह रहे हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हर परिस्थिति में हमारा जीवन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनका जीवन काल बहुत छोटा लगता है। तो बच्चों अत्याचारी कौन है?
अत्याचारी वो लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं कि हर परिस्थिति में हमारा जीवन बढ़ रहा है और जो बहुत सारे धन और पैसा को इकट्ठा करने में लगे हैं, दूसरे लोगों को तर्पान करके, दूसरे लोगों को कष्ट दे करके, दूसरे लोगों के साथ अन्याय करके जो अपना जीवन सुखी बनाने में लगे हुए हैं, उन्हें अत्याचारी कहा गया है। तो बच्चों, अत्याचारी किन्हें कहा गया है? जो दूसरों को दुख देकर, जो दूसरों को क्या देकर बच्चों बताओ? जो दूसरों को दुख देकर स्वयं, है ना, दुख देकर स्वयं सुख भोगने के लिए है, स्वयं सुख भोगना चाहता है, सुख भोगना चाहता है, जो सुख भोगना चाहता है उसे बच्चों अत्याचारी कहा गया है। क्या बच्चों आप लिख दोगे? बोलो हाँ या ना। सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाइए गुरुजी, आप नहीं करवाते हैं। इसमें से बच्चों कोई एक लाइन उठाकर पूछा जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है। और इस चैप्टर से अभी तक कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं बने हैं, इसलिए मैंने नहीं करवाया। अगले चैप्टर में आपको करवा दूंगा। नहीं पूछा गया है यहां से बच्चों। हम आपको कितनी बार समझाएं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में? बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, बता दें क्या? बताओ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में एक बच्चे रो रही हैं और कह रही हैं गुरुजी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों क्या है, आप देखते हैं। कहते हैं इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। कौन ऐसे लोग हैं जो इनकार करना नहीं भूलते हैं? तो कहते हैं वैसे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं कि जीवन हर परिस्थिति में बढ़ता जाता है, वही लोग इनकार करना न भूलते हैं। कवि का भाव वैसे लोगों पर व्यंग करना है, वैसे लोगों पर व्यंग करना है, वैसे लोगों पर बच्चों आवाज उठाना है और कहना है कि देखिए कि वो लोग इनकार करना नहीं भूलते हैं, अभी भी इनकार करते हैं इस बात से कि हमारा जीवन हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। इस बात को वो इनकार करते हैं। तो बच्चों इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? कवि किस भावना, कवि का भाव स्पष्ट करें। तो वैसे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं कि जीवन हर परिस्थिति में बढ़ता जाता है, वही लोग इनकार करना न भूलते हैं। कवि का भाव ऐसे लोगों पर व्यंग करना है। आइए बच्चों अब देखते हैं जो बच्चे का सवाल है कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मेरे बच्चे मैंने आपको पूरा अर्थ समझा दिया है। जिस लाइन को भी पूछा जाएगा आपको ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति। क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्ति। गोधोली फोदोली मत लिखना, फालतू वाला चीज। क्या लिखता है रे? प्रस्तुत पंक्ति। क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्ति। डायरेक्ट लिखना, ये नहीं लिखना कभी भाग दो फलना चिलना से लिया गया है, नहीं लिखना, वो सब फालतू चीज है। प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया है? हमारी नींद नामक कविता है ना, कविता से लिया गया है। हमारी नींद नामक कविता से लिया गया है। फुल स्टॉप। इस कविता के, अपनी भाषा में लिखेंगे, फालतू क्या लिखता है? इस कविता के कवि वीरेन डंगवाल हैं। वीरेन डंगवाल जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कितना बार समझाएंगे? एकदम नहीं बोले, समझदार के लिए सारा काफी है। पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, कवि हमें बताना चाहते हैं कि, अब कौन सा लाइन पूछा है? जो लाइन पूछा है उसके बारे में लिख दीजिएगा, जो लाइन पूछा है उसके बारे में लिख दीजिएगा। हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इतना काम नहीं होगा आपसे, बताइए। अब बच्चों आप चाहते हैं कि परीक्षा में भी जाकर हम लिख दें, तो बताइए कि सर चलिए मेरे साथ में और परीक्षा में भी आप ही लिख करके आ जाइएगा, ठीक है? तो ये तो बच्चों कॉमन सेंस होना चाहिए आपके पास, बस कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमें कैसे लिखना है पेपर में। एकदम समझदार नहीं है आप। हाँ ठीक है, एकदम आप समझते हैं कि सर हम लिख के दे दें। तो मेरे बच्चे अब इसका अर्थ आपको लिखना है। जो लाइन पूछा है उसका मतलब हम आपको बता ही रहे हैं, हर चीज का मतलब बता रहे हैं। एक बच्चा लिखा है महोदय कि सर लिख देंगे, इतना तो बिलीव कीजिए हम लोगों पर,
हम तो बिलीव कर ही रहे हैं मेरे बच्चों, आप ही लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। पूछ रहे हैं महोदय लिख कर दिखाइए, अजीब हाल है। अब कौन सा पूछा जाएगा क्या है पता। अब मैं बता दिया कि वो पहला को पहचानना है कि वो कहां से लिया गया है, उसके कवि कौन है। आइए बच्चों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम चर्चा करें तो कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या, कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या मेरे प्यारे बच्चों, कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 22 और 5 27 ऑब्जेक्टिव हैं। स्टार्ट करते हैं, सवाल का जवाब लगाइए बच्चों। पहला सवाल, पहला सवाल लगाइए, हमारी नींद कविता के कवि कौन है। हमारी नींद कविता के कवि जो हैं, कवि जो हैं वो वीरेन डंगवाल हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता कौन सा है। वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता कौन सा है। मेरे बच्चों वीरेन डंगवाल ने जो कविता लिखा है वो हमारी नींद है। अगला सवाल है बच्चों, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था। वीरेन डंगवाल का जन्म बच्चों अगस्त में हुआ था ना, हाँ 1947 में जन्म हुआ था बच्चों, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, वीरेन डंगवाल कवि हैं, कैसे कवि हैं, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि वीरेन डंगवाल जो है मेरे बच्चे समकालीन कवि हैं। अगला सवाल है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। हमारी नींद बोले तो समझ लीजिएगा जब हम सोए रहते हैं दुनिया बहुत आगे बढ़ रही होती है, तो हमारी नींद कविता कहाँ से लिया गया है, तो दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। और मेरे बच्चे मैंने देखा है बहुत लाइक की संख्या बहुत कम है, 1500 भी लाइक्स नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दें, जो बच्चे नहीं किए हैं कम से कम 2K प्लस लाइक्स तो होने ही चाहिए। तो जो बच्चे लाइक्स नहीं किए फटाफट से कर लीजिए। अगला सवाल आता है मेरे बच्चे कि कवि के अनुसार धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था। तो कहते हैं धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था, तो हमने पढ़ा था गरीब बस्तियों में। अगला सवाल है बच्चों, गरीब बस्तियों में क्या हुआ बहुत बार पूछा जाता है, 24 के लिए इंपॉर्टेंट है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था, तो बच्चों हुआ था धमाके से देवी जागरण। अगला सवाल है आपके लिए, मेरी नींद के दौरान कुछ डॉट डॉट बढ़ गए बच्चों, बन नहीं बढ़ गए पेड़। अच्छा कुछ डॉट डॉट पेड़ बच्चों, तो बताओ पेड़ कितने बढ़ गए थे। तो हमारी नींद के दौरान डॉट डॉट कुछ बढ़ गए पेड़, तो कुछ पेड़ बढ़ गए थे बच्चों, कुछ इंच बढ़ गए थे पेड़। ठीक है, अगला सवाल आता है, अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो अमृत प्रभात पत्रिका जो थी बच्चों वो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। किसका जीवन क्रम पूरा होता है, तो बच्चों जीवन क्रम पूरा होता है एक मक्खी का, बताया था मैंने। अगला सवाल है, वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी में मिला था, दुष्चक्र में सृष्टा पर, और इसी दुनिया में मिला था रघुवीर सहाय पुरस्कार। रघुवीर सहाय पुरस्कार, ये आपको याद होगा। अगला सवाल लगाते हैं बच्चों, सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्र किस कविता में है। जीवन का चित्र किस कविता में है, तो बच्चों कहते हैं हमारी नींद कविता में। अगला सवाल है, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं कौन। संपादकीय सलाहकार भी कौन है, तो कहते हैं बच्चों वीरेन डंगवाल, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, कवि के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं, तो बच्चों शिक्षित लोग, किसान लोग, हठ धर्मी लोग, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे जो हठ धर्मी होते हैं, जो हुट्ठी लोग होते हैं, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह हम लोग पढ़े थे इसी दुनिया में, जो कि 1991 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें इन्हें मिला था रघुवीर सहाय पुरस्कार। ठीक है, अगला सवाल आता है मेरे बच्चे, वीरेन डंगवाल का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, मेरे बच्चे वर्ष 1991 में हम कह सकते हैं। अगला सवाल है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है तो जो कविता हम पढ़ रहे हैं बच्चों, हमारी नींद। अगला सवाल हम लोग लगाते हैं, समकालीन कवि कौन है। तो बच्चों आपको पता है कि जो समकालीन कवि हैं वो हैं, अच्छा समकालीन कवि हैं, अच्छा ऑप्शन यहाँ उल्टा पुल्टा है क्या गुरु नानक,
प्रेम घन सुमित्रानंदन पंत, यहाँ हमारी नींद नहीं होगा, समकालीन कवि हो जाएंगे वीरेन डंगवाल बच्चों, वीरेन डंगवाल, यहाँ पर हमारी नींद लिख दिया गया है वीरेन डंगवाल, ऑप्शन डी। अगला सवाल है मेरे बच्चे, किस रचना के लिए वीरेन डंगवाल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है? किस रचना पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है? तो बच्चों जो पढ़ रहे थे इसी दुनिया में वर्ष 1991 याद कीजिए, दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह किस कवि की है? दुष्चक्र में सृष्टा सृष्टा काव्य संग्रह किस कवि की है? तो बच्चों ये है वीरेन डंगवाल की। अगला सवाल लगाते हैं बच्चों, तुर्की के महाकवि थे अभी तुरंत याद किए थे, तुर्की के महाकवि का नाम नाजिम हिकमत था, नाजिम हिकमत। इसकी कविता का इन्होंने अनुवाद किया था और अनुवाद करके एक कविता बना, एक पुस्तक बनाई थी जिसका नाम था पहल पुस्तिका। नाम क्या था मेरे बच्चे? पहल पुस्तिका उनका नाम रखा गया था। अगला सवाल आता है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? नींद को किसका प्रतीक माना है बच्चों? तो कहते हैं नींद जो है इसे आलस्य का प्रतीक, साहस का, प्रसन्नता का, आलस का या उम्मीद का। तो नींद को आलस का प्रतीक माना है। मेरे बच्चे 22 में से कोई शायद ही बच्चा होगा जिसका 21 या 20 सही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 22 में से 22 का आप लोगों का जवाब आया होगा। पूरे 22 में से 22, पूरे 100 में, मतलब 22 में से 22, जल्दी बताओ। यस महोदय, 22 में से 22 जवाब आना चाहिए हर बच्चे का, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर ठीक है, हाँ बच्चों बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपके सामने है क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में टोटल 5 सवाल हैं जिसमें 2 आपको लगाने हैं और 3 का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मेरे बच्चे क्वेश्चन बैंक ये दर्शाते हैं कि हमारे सवाल जो हैं किस प्रकार से पूछे ज्यादा हैं। 5 सवाल क्वेश्चन बैंक में है, सॉरी 5 है जिसका 2 का जवाब यहाँ देना है, 3 का कमेंट बॉक्स में देना है। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? बहुत बढ़िया सवाल है। नींद किसका प्रतीक है? साहस, उम्मीद, प्रसन्नता, आलस। तो बच्चों आलस का प्रतीक है। अगला सवाल है, हमारी नींद कविता कहाँ से लिया गया है? तो हमारी नींद कविता जो हम पढ़ रहे हैं वो बच्चों दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया, भ्रष्टा नहीं सृष्टा से लिया गया है। अब ये 3 सवाल है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका जवाब लिख लीजिए कॉपी पर कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है। दूसरा बच्चों 4था नंबर प्रश्न है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? इसका भी जवाब लिख लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में आपको जाकर लिखना पड़ेगा। और लास्ट सवाल है बच्चों कि कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? हमारा आराम या नींद या घूमना या संघर्ष? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है जीवन में? खैर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 के जवाब, ठीक है। और बाकी लिखना है ये आपको कैसा लगा क्लास बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इसका पीडीएफ होना चाहिए जिसको आप बाद में पढ़ सकें। अभी बच्चों जब छुट्टी होगी, दिवाली के बाद छठ पूजा में छुट्टी होगी, तो आपको ये सब पढ़ने में घर पे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिवीजन होगा। और बच्चों याद रखिए कहीं साइंस मैथ सबसे बढ़कर के हिंदी संस्कृत जो है ये आपको पूरा नंबर देता है। तो हिंदी संस्कृत को आप बहुत ही ज्यादा समझें और इसके महत्व को समझें बच्चों, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस बन सके, ठीक है। तो आप लोग बताना मेरे बच्चे की क्लास कैसा लगा आपको। मुझे उम्मीद है कि सवाल क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपको प्यारे बच्चों बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारी अगली क्लास कितने बजे है बच्चों बताएं। जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं इस बैच में जुड़ जाना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो। मेरे बच्चों अगली क्लास बताएंगे आप सभी लोग कि अगली क्लास हमारे नेक्स्ट क्लास कितने बजे है। तो महोदय ये क्लास नेक्स्ट थी 9 बजे, लेकिन मैं लेट कर गया, तो 9:15 PM में हमारी अगली क्लास है। आप लोग जुड़ेंगे और ये आखिरी क्लास होगी आज की। और हम लोग इसमें देखने वाले हैं चैप्टर नंबर बच्चों पढ़ाई से कभी पीछे मत हटो। चैप्टर नंबर 10 देखने वाले हैं जिसका नाम है अक्षर का ज्ञान। और बहुत हंसी आएगा बच्चों आपको। अक्षर ज्ञान हमारा चैप्टर है, बहुत हंसी वाला चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। तो आप लोग मुझसे वादा करो कि महोदय हम सभी जुड़ेंगे। सर 2 नंबर का क्वेश्चन गलत था, आप देख लीजिएगा। एक बच्चे का कहना 2 नंबर गलत था, मुझे नहीं लगता बच्चों कहीं गलत है। क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ नहीं दिए सर, क्यों? मिल जाएगा, आप ऐसा हड़बड़ करोगे तो नहीं मिलेगा। शिवम आप सभी जानते हैं कि मेरा काम थोड़ा लेट से होता है पर परफेक्ट होता है। आप मेरे ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं किसी भी चीज के लिए बच्चों, ठीक है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग सब काम करता हूं और वो काम परफेक्टली होता है।
चलो सर क्लास मत लीजिए, नहीं बच्चों क्लास तो मैं लूंगा, मैंने बोला क्लास में लूंगा तो लूंगा, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको बच्चों टाइम मिले आप जरूर देखने आना, नहीं टाइम मिले आप सो जाना, पर मैं क्लास लूंगा बच्चों किसी भी हाल में। मेरी क्लास है बच्चों 9:15 PM में। जिन छात्रों को भी मुझसे प्रेम है, जो छात्र मुझे आदर्श मानते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जरूर जुड़िएगा। और बच्चों मुझे सिलेबस को लेकर बहुत चिंता है, और मैं अगर पढ़ा दूंगा तो आप जब भी चाहो वीडियो को देख सकते हैं, 2 गुने स्पीड में, बाद में भी देख सकते हैं। और दीपावली से पहले मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी के बुक को मैं लगभग खत्म कर दूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। हिंदी बुक खत्म, मैथ खत्म, संस्कृत का बुक खत्म, साइंस लगभग खत्म है, 3 चैप्टर बस मैं बचा के रखा हूं बायोलॉजी का, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लास्ट में पढ़ाने के लिए छठ पूजा के बाद। तो ऑलमोस्ट लगभग हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं, बस संस्कृत, हिंदी का व्याकरण और 3 चैप्टर बायोलॉजी का है। ज्यादा होगा तो 10 दिन में हम सब पढ़ा सकते हैं, सब कुछ, साइंस भी खत्म, हिंदी व्याकरण खत्म, संस्कृत खत्म, सब। यानी 15 दिन की क्लास अगर मैं और ले लूं तो बच्चों आप कहोगे सर कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अगर ये बच्चों छठ पूजा बीच में नहीं आता, दिवाली नहीं होता, तो इस महीने में आपका रत्ती भर का कुछ भी नहीं बचता, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपसे। 9:15 में मिलता हूं, ज्यादा मैं क्या कहूंगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं हूं, तो आप टेंशन मत लीजिए। बाय बच्चों, लव यू लव यू लव यू सभी को, मिलते हैं बच्चों, सब लोग जरूर जुड़िएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा, आपका कमेंट्स मुझे बहुत पढ़ के अच्छा लगता है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और अभी क्लास में जरूर जुड़िएगा। बाय बच्चों।